स्टूडेंट्स, आर में हमने काफ़ी एनालिसिस किए। एक बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस हम इस सेशन में करेंगे, डिसीजन एनालिसिस। प्रॉबेबली दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनालिटिक्स अवेलेबल इन आर। अनफॉर्चुनेटली एक्सेल में, पावर बीआई में, गूगल शीट्स में या जो दूसरे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, डिसीजन एनालिसिस कि वो फॉर्म अवेलेबल नहीं होती जो हमें आम तौर पे रिक्वायर्ड होती है मार्केट में डिसीजन करने के लिए। आर में वो फॉर्म अवेलेबल है। डिसीजन एज ए मैटर ऑफ फैक्ट होता क्या है? हमारे सामने 2 या 3 चॉइसेस होती हैं और उन चॉइसेस में से कोई एक चॉइस को चूज़ करने का नाम डिसीजन है। घर से काम पे जाना है, घर से यूनिवर्सिटी में जाना है, 2 या 3 या 4 रास्ते अवेलेबल हैं, कौन सा रास्ता इख्तियार करें? दिस इज़ द नेम ऑफ द डिसीजन। जब हम कोई एक चॉइस चूज़ कर लेते हैं, जिस तरह मिसाल के तौर पे हमने देखा, घर से यूनिवर्सिटी आने के लिए मेरे पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी अवेलेबल थी, मेरे पास अपनी सवारी भी अवेलेबल थी। लेकिन जब मैं कोई एक चॉइस चूज़ कर लूँ कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करूँगा, तो फिर जो अगली चॉइसेस होंगी, अगले डिसीजन होंगे, वो मेरी इस चॉइस के ऊपर डिपेंड कर रहे होंगे। फिर मैं जो दूसरी चॉइस है कि मैं अपनी गाड़ी इस्तेमाल करूं, उसको मैं बिल्कुल भूल जाऊंगा। सिमिलरली जब मैं अपनी गाड़ी वाला डिसीजन ले लेता हूं, वो चॉइस को चूज़ कर लेता हूं, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाली जो चॉइसेस हैं वो मेरे जहन से निकल जाएंगी। अब अगले फैसले जो होंगे वो मेरी पिछली चॉइस को के मुताबिक होंगे। यही डिसीजन एनालिसिस है कि जिसमें हर स्टेप के ऊपर हम फैसला करते वक्त जो दूसरी चॉइसेस हैं उनको जहन से निकाल देते हैं और उसके मुताबिक अगली चॉइसेस जो हैं वो डेवलप होती जाती हैं। आइए हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे देखते हैं कि आर हमें कैसे डिसीजन एनालिसिस में हेल्प करता है, कौन से पैकेजेस रिक्वायर्ड हैं, कहाँ से हम इसको डाउनलोड करेंगे और इसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे जब स्क्रीन के ऊपर हमारे पास आउटपुट मौजूद होगी। जी स्टूडेंट्स, ये आर स्टूडियो मेरी स्क्रीन पे इस वक्त मौजूद है और मैंने यहाँ पे एक एनालिसिस, डिसीजन एनालिसिस किया हुआ है। अभी हम इसको एक्सप्लेन भी करते हैं, लेकिन पहले ज़रा इसकी आउटपुट को आप देख लें। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे डिस्कस किया कि डिसीजन बेसिकली कुछ चॉइसेस में से कोई एक चॉइस को चूज़ करने का नाम है। ये आपके सामने एक डेटा फाइल ओपन है। अभी हम इस डेटा फाइल को भी डिस्कस करते हैं, लेकिन इस डेटा फाइल में स्टार्ट इस लेवल के ऊपर होता है और जो ये ट्री, इसको मैं ट्री इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि ये दरख्त की तरह इसकी शाखें जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। इसको टेक्निकल ज़ुबान में हम डिसीजन ट्री भी कहते हैं। तो जो हम इस ट्री में नीचे की तरफ जाएंगे, उस वक़्त पे इनकी जो चॉइसेस हैं वो बढ़ती जाएंगी। स्टार्ट में मेरे पास सिर्फ एक चॉइस थी और इस चॉइस को 2 हिस्सों में डिवाइड किया और आप ये देख रहे हैं येस और नो की फॉर्म में हमारे पास मौजूद है। और येस और नो के बाद हमारे पास अगर जब हम इस लेफ़्ट साइड के ऊपर अब हम आते हैं तो एक और चॉइस हमारे पास आ जाती है। वो फर्दर स्प्लिट होती है 2 चॉइसेस में, वो चॉइसेस फिर फर्दर स्प्लिट होके आखिर पे हमारे सामने कुछ पॉइंट्स रह जाते हैं। अच्छा, टेक्निकली ये जो हमारे पास पॉइंट्स बने हुए हैं इनको हम नोड्स कहते हैं। तो ये हमारे पास नोड की बेस के ऊपर ये सारा डिसीजन ट्री डेवलप होता है, नंबर 1। नंबर 2, डिसीजन ट्री को हम पढ़ना कहाँ से स्टार्ट करते हैं? राइट फ्रॉम द टॉप, बिगनिंग से, इसके स्टार्ट से हम पढ़ना शुरू करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता फिर हम नीचे जाते हैं। पहले नंबर पे कौन सा वेरिएबल होगा, आखिरी नंबर पे कौन सा वेरिएबल होगा, ये डिसाइड हम नहीं कर सकते। ये डिसाइड वो डिसीजन ट्री का जो एल्गोरिदम है, जो फार्मूला पीछे है, वो खुद करेगा। हाँ, हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? ये जो बिल्कुल आखिरी नोड, जो बिल्कुल लोअर लेवल के ऊपर मौजूद हैं, वहाँ पे अगर आप देखें तो उन नोड्स के अंदर एक परसेंटेज भी गिवन है। वो परसेंटेज बेसिकली हमें बता रही होती है
कि अगर आप ये वाली चॉइसेस को चूज करते हैं तो इसके विन करने की प्रोबेबिलिटी हम कहते हैं विनिंग के चांस को, किसी चीज़ के होने के चांस को हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो प्राइमरीली ये सारी की सारी हमें प्रोबेबिलिटीज़ बता रही हैं और जाहिर है जहाँ पे ये प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी उस चॉइस को हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अच्छा, जब ये डिसीजन ट्री आपके सामने आ गया, अब हम ज़रा देखते हैं कि इसको हम डेवलप कैसे करेंगे। आर में, ये आर में ही डेवलप हुआ है, तो हम इसको डेवलप कैसे करेंगे। सबसे पहले तो इसकी कुछ रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट नंबर 1 ये है कि डेटा जिसकी बेस के ऊपर हम इसको डेवलप करना चाह रहे हैं वो लाजमी तौर के ऊपर न्यूमेरिक होना चाहिए। नॉन न्यूमेरिक डेटे के ऊपर डिसीजन ट्री डेवलप नहीं किया जा सकता। अगर हमारे पास कोई डेटा एलिमेंट ऐसा है कि जो नॉन न्यूमेरिक है तो हमें किसी तरीके से उसको न्यूमेरिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हम ये कन्वर्जन एक्सेल में भी कर सकते हैं, हम ये कन्वर्जन आर में भी कर सकते हैं। पिछले सेशंस में हमने इसका तरीका सीखा भी था। और यानी कन्वर्जन करना लाजमी है, डिसीजन ट्री नॉन न्यूमेरिक डेटे के ऊपर डेवलप नहीं हो सकता, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है कि जिस डेटे को यूज़ करते हुए हम एक डिसीजन ट्री डेवलप कर रहे हैं उस डेटे में कोई वैल्यू मिसिंग नहीं होनी चाहिए, कोई सेल खाली नहीं होना चाहिए। अगर कोई सेल खाली है तो हमें पहले उसको कवर करना है, उसको हमने अपने डेटा में से निकालना है और उसके बाद हमने एनालिसिस शुरू करना है। ये दो कंडीशन सिर्फ आर के साथ मखसूस नहीं है। डिसीजन एनालिसिस जिस भी फॉर्म में जिस एप्लीकेशन में मौजूद है, ये दो कंडीशन मौजूद है। कौन सी दो कंडीशन? डेटा नॉन न्यूमेरिक नहीं होना चाहिए, मिसिंग ऑब्जर्वेशन नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे मैं जो डेटा फाइल यूज़ करता हूँ उस डेटा फाइल का नाम जो है वो बैंक लोन है। अगर आप यहाँ पे देखें कि ये मेरे पास बैंक लोन की फ़ाइल की सारी एंट्रीज मौजूद है, मुख्तलिफ वेरिएबल्स हैं इसमें। बैंक लोन बेसिकली इकट्ठा कैसे किया गया? जब हम किसी बैंक में लोन लेने के लिए अप्लाई करते हैं तो बैंक वालों की पहली ख्वाहिश ये होती है कि ये बंदा हमें कर्जा वापस दे देगा, कहीं डिफ़ॉल्ट तो नहीं कर जाएगा। तो ये उन्हीं डिफ़ॉल्ट के हवाले से डेटा इकट्ठा किया गया। इसमें एक वेरिएबल मेरे पास डिफ़ॉल्ट के नाम का है। अगर आप सेकंड लास्ट वेरिएबल देखें जो सेकंड लास्ट कॉलम में मौजूद है तो डिफ़ॉल्ट के नाम का वेरिएबल है। और इसी तरीके से जो उससे पहले इसी कस्टमर के मुख्तलिफ कैरेक्टरिस्टिक्स यानी उसकी एज, उसकी एजुकेशन वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें उसकी गिवन है। अगर आप गौर से देखें तो इसमें डिफ़ॉल्ट के नाम का जो वेरिएबल है वो नॉन न्यूमेरिक है। अभी हमने कहा कि नॉन न्यूमेरिक डेटे के ऊपर हम अप्लाई नहीं कर सकते डिसीजन एनालिसिस। तो यहाँ पे एक और वेरिएबल DEF के नाम का भी मौजूद है जो कि इसी वेरिएबल को कन्वर्ट करके बनाया गया है। जहाँ जहाँ पे डिफ़ॉल्ट येस है वहाँ वहाँ पे डिफ़ॉल्ट DEF की वैल्यू जो है वो 1 है और जहाँ जहाँ पे डिफ़ॉल्ट नो है वहाँ वहाँ पे DEF की वैल्यू 0 है। सिमिलरली इसी फाइल में एक और वेरिएबल ED के नाम का मौजूद है जो प्रोबेबली उसकी एजुकेशन के बारे में बता रहा है, लेकिन ये वेरिएबल भी नॉन न्यूमेरिक है। तो लिहाजा हम अपने डिसीजन एनालिसिस में इस वेरिएबल को इसी फॉर्म में शामिल नहीं कर सकते, हमें इसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर आप इस डेटे को ब्राउज़ करें तो ये टोटल हमारे पास 850 ऑब्जर्वेशन हमें प्रोवाइड कर रहा है। और अगर आप यहाँ पे गौर से देखें तो हमारे पास डिफ़ॉल्ट के नाम की बहुत सारी वैल्यूज़ ऐसी हैं जहाँ पे हमारे पास डेटा अवेलेबल ही नहीं है। अब देखें 700 तक ऑब्जर्वेशन ऐसी हैं जहाँ पे डिफ़ॉल्ट का डेटा अवेलेबल है। सिमिलरली जो आगे जो इसको कन्वर्ट किया गया न्यूमेरिक उसका डेटा भी अवेलेबल है, लेकिन बाकी हमारे पास डेटा अवेलेबल नहीं है। तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू रिस्ट्रिक्ट आवर एनालिसिस टू फर्स्ट 700 ऑब्जर्वेशन। अच्छा, स्टार्ट में मैं ऐसे ही करता हूँ कि हम इस डेटा को हम रिस्ट्रिक्ट कैसे करेंगे। यहाँ पे अगर आप प्रॉम्प्ट पे देखें जहाँ पे कर्सर ब्रिंक कर रहा है वहाँ से मैं अपने एनालिसिस शुरू करूँगा। ये इस चीज़ की भी इंडिकेशन है कि आपका एनालिसिस उस पॉइंट से स्टार्ट होगा जहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है, उससे पहले वाला आपके एनालिसिस में शामिल नहीं है। शायद वो कोई पहला एनालिसिस हो
वो उसके ट्रेसेस मौजूद हों, लेकिन जो आप रीसेंट एनालिसिस करेंगे वो उस पॉइंट से स्टार्ट होगा जहाँ पे कर्सर ब्रिंग कर रहा है। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। मैं डी के नाम का इसी फाइल को यूज़ करता हूँ और मैं ये बैंक लोन के नाम की फ़ाइल है और ये कमांड मैं इशू करता हूँ। अगर आप गौर से देखें तो पिछले किसी सेशन में हमने सीखा था कि ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में हम यूज़ करते हैं ये डेटाबेस के अंदर की जो मैनिपुलेशन है उसको यूज़ करने के काम आता है। और 1 to 700 यानी रो नंबर 1 से लेकर रो नंबर 700 तक डेटा ये यूज़ करेगा। और कॉमे के बाद मैंने कोई वैल्यू नहीं लिखी, इसका मतलब है कॉमे के बाद जितने भी कॉलम्स हैं इस डेटा सेट में वो सारे के सारे मैं यूज़ कर रहा हूँ। सो इस कमांड को जब मैंने इशू किया तो अब मेरे पास जो डेटा डी में मौजूद है वो सिर्फ 700 ऑब्जर्वेशन तक का डेटा मौजूद है, उसके बाद का डेटा मौजूद नहीं है क्योंकि बाद में वैल्यूज़ डिफ़ॉल्ट की वैल्यू मौजूद ही नहीं है, मिसिंग ऑब्जर्वेशन है जो कि हमारे डेटे में नहीं होनी चाहिए। अब जब हमने डिसीजन एनालिसिस करना है तो जो आर का बेस मॉड्यूल है उसमें ऐसा हमारे पास कोई लैब या कोई लाइब्रेरी या कोई मॉड्यूल मौजूद नहीं है जो हमें मदद कर सके डिसीजन ट्री को डेवलप करने में। तो हमें डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड करने के लिए हम टूल्स का बटन प्रेस करेंगे, ये हमने लास्ट सेशन में भी सीखा था। और जो लाइब्रेरी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे उसका नाम है आर पार्ट। मुझे कैसे पता चला इस लाइब्रेरी का नाम आर पार्ट है? इसका भी हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि हम वेब के ऊपर गूगल सर्च को यूज़ करते हुए हम डिसीजन ट्री और उसके बाद आर हेल्प लिखेंगे तो हमें बहुत सारे मॉड्यूल्स या बहुत सारी हेल्प फाइल अवेलेबल हो जाएंगी जहाँ से हमें पता चल जाएगा कि ये मॉड्यूल या ये लाइब्रेरी रिक्वायर्ड है इस पर्टिकुलर एनालिसिस को करने में। मैंने भी ऐसे ही इसको लोकेट किया और जो ही मैंने आर पार्ट किया आप देखें यहाँ पे मेरे पास आर पार्ट के नाम की लाइब्रेरी आ जाएगी। इसको मैं इंस्टॉल कर लूँगा और क्योंकि मैंने पहले से इंस्टॉल की हुई है तो लिहाजा उसने मुझे कहा है कि ये दोबारा से आपने इंस्टॉल करना है, ये दोबारा से इंस्टॉल हो गई। और उसके बाद नंबर 2 के ऊपर जो दूसरा हमने इंस्टॉल करना है पैकेज उसका नाम है आर पार्ट डॉट प्लॉट, यानी हमने उसको ड्रॉ भी करना है। सो इस नाम की भी हमने इसको भी इंस्टॉल करना है। मैं यहाँ पे दोबारा इंस्टॉल नहीं करूँगा क्योंकि पहले से मैं इंस्टॉल कर चुका हुआ हूँ। और जो ही इसको कंफर्म करना कि मेरे पास मौजूद है या नहीं, आप इस पूरी लिस्ट में देखेंगे आर पार्ट के नाम की आपको लाइब्रेरी अगर नज़र आ रही है तो ये यहाँ पे मौजूद होगा और अगर आर पार्ट के नाम की लाइब्रेरी मौजूद नहीं है तो यहाँ पे मौजूद नहीं होगा। और यहाँ पे आर पार्ट को क्लिक किया और आर पार्ट प्लॉट को क्लिक कर लिया। ये जो ही मैंने ये दोनों क्लिक किया तो अब मेरे पास आर के मेमोरी में ये दोनों कमांड्स आ जाएंगी। मैं सबसे पहले जो कमांड इशू करूँगा वो करूँगा एफ़। यहाँ पे ये कमांड मैंने लिखी, एफ़ में रिज़ल्ट स्टोर होंगे, एफ़ देन आर पार्ट और उसके बाद जो वेरिएबल जिसके ऊपर हमने करना है। यहाँ पे ये बात याद रखिएगा कि मेरे पास 2 वेरिएबल अवेलेबल है डिफ़ॉल्ट के हवाले से, एक डिफ़ॉल्ट है और एक DEF है। डिफ़ॉल्ट में मेरे पास डेटा जो है वो नॉन न्यूमेरिक है और DEF में वही डेटा मेरे पास न्यूमेरिक फॉर्म में है। यहाँ पे मुझे कौन सा वेरिएबल इशू करना है जो न्यूमेरिक फॉर्म में, नॉन न्यूमेरिक इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं देगा। तो मैंने DEF के नाम का वेरिएबल इशू किया, वही साइन इसमें यूज़ किया जो हमने रिग्रेशन में यूज़ किया था करली का। और इसके आगे हमने वो वेरिएबल यूज़ करना है कि जिसके रेफरेंस से या जिसको यूज़ करते हुए हमने डिसीजन ट्री डेवलप करना है। लेट्स से इस पर्टिकुलर केस के लिए मैंने एज को यूज़ कर लिया। एजुकेशन का वेरिएबल मैं यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि एजुकेशन नॉन न्यूमेरिक फॉर्म में है और एफ़ में वो रिज़ल्ट स्टोर हो गए। दूसरा जो कमांड मैं यहाँ पे यूज़ की आर पार्ट डॉट प्लॉट और यहाँ पे जिसमें वो हमने इशू की थी उसको क्लिक किया तो आप ये देखें कि ये मेरे पास एक ट्री उसी तरह का डेवलप होके आ गया। और ये मुझे क्या बता रहा है कि एज 2 तरीक़ों से स्प्लिट हो रही है। नीचे उसने बता दिया कि एज ग्रेटर दैन 30, अगर ये ग्रेटर दैन 30 नो है यानी एज 30 से कम है तो ये इस वाली नोड के ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी मेरे पास 31% है। और अगर एज ग्रेटर दैन 30 यस है तो ये मेरे पास इधर लेफ़्ट साइड के ऊपर आके फर्दर 2 नोड्स पे स्प्लिट होगा जहाँ पे एज के ऊपर एक और स्प्लिटर लगा हुआ है
और ये मेरे पास चॉइस जो है वो 53 से लेस वाली चॉइस जो है वो मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल होगी, और मैं चूज़ किसको करूँगा जहाँ पे उसकी प्रोबेबिलिटी 67% है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे येस नो कुछ नहीं लिखा हुआ, जबकि फर्स्ट नोड में येस नो लिखा हुआ था। उसका तरीका ये है कि उसने एक मरतबा डिफाइन कर दिया कि जब हम लेफ़्ट साइड के ऊपर जाएंगे तो येस होगा और जब हम राइट साइड के ऊपर जाएंगे तो नो होगा। लिहाजा इस चीज़ को बारी बारी डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं। तो अगर मैं सिर्फ एक वेरिएबल के रेफरेंस से डिफ़ॉल्ट को देखूं तो जिन कस्टमर की जो एज है जो 53 से कम है उनको प्रोबेबिलिटी 67% होगी डिफ़ॉल्ट करने की, क्योंकि ये केस ये ट्री जो है वो डेवलप किसके लिए हो रहा है, बैंक डिफ़ॉल्ट करने वालों के लिए। तो बैंक डिफ़ॉल्ट की सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हमें कहाँ पे मिल रही है, जिनकी एज 53 से कम है। अब यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल इसमें ऐड करता हूँ, और यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो जिस तरीके से मैं कमांड इशू करता हूँ वो किस तरीके से है, rpart.plot, मैंने वो दोनों कमांड इकट्ठी कर रहा हूँ। ये तो वही वेरिएबल था जो मैंने पहले यूज़ किया था। अब यहाँ पे एक वेरिएबल लेट्स सी क्रेडिट कार्ड मैं दोबारा यूज़ कर लेता हूँ, क्रेडिट कार्ड डेट जो है वो भी यूज़ कर लेता हूँ। जब इन दोनों वेरिएबल को मिला के मैंने ट्री बनाया तो ये ट्री मेरे पास ऐसा आ गया जहाँ पे नंबर ऑफ़ नोड्स बहुत ज़्यादा है और लिहाजा नंबर ऑफ़ चॉइसेस भी ज़्यादा है। तो इस तरीके से आपको पता चल गया कि जो ही हम अपने डिसीजन ट्री में वेरिएबल ज़्यादा करते जाते हैं, जो डिसीजन ट्री है उतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और उतना ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होता जाता है कि हमें ज़्यादा चॉइसेस मिल जाती हैं जिनमें से हम चूज़ कर सकते हैं। और बाय द एंड ऑफ द डे हमने चूज़ किस चॉइस को करना है कि जहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम मिल रही है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे चूज़ करना चाहूँ तो मुझे सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी मिल रही है 35% इस लेफ्ट मोस्ट नोड के ऊपर, और जो लोएस्ट प्रोबेबिलिटी मुझे नज़र आ रही है वो मुझे नज़र आ रही है इस 2% की चॉइस के ऊपर। सो मैं आसानी से अपना डिसीजन कर सकूँगा। एक बात जहन में रखिएगा, ये रिग्रेशन एनालिसिस नहीं है, ये हमें सिर्फ प्रोबेबिलिटी बता रहा है कि अगर हम किस चीज़ को चूज़ करेंगे तो हमें उस चीज़ की विनिंग की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। यहाँ पे ये जो ट्री है डेवलप किया गया है डिफ़ॉल्ट के लिए, बैंक डिफ़ॉल्ट के लिए, तो बैंक डिफ़ॉल्ट की प्रोबेबिलिटी बाय द एंड ऑफ द डे मुख्तलिफ नोड्स के ऊपर ये हमें प्रोवाइड कर रहा है। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। जी, इस सेशन में आपने देखा कि हमने आर की मदद से डिसीजन एनालिसिस कैसे किया। हमें बेस मॉड्यूल में ऐसा कोई फंक्शन अवेलेबल नहीं जो कि डिसीजन एनालिसिस में करने में मदद दे। इसके लिए हमें एक नया आर पार्ट के नाम का पैकेज डाउनलोड करना पड़ा। हमने ये देखा इसको कैसे इंस्टॉल करेंगे और फिर इसको कैसे यूज़ करेंगे। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी।